नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का टकनपुर दौरा, आजीविका सरस मेले का किया शुभारंभ। 28 मार्च तक होगा आयोजन। उत्तराखंड के भाजपा प्रवक्ता सुरेश जोशी ने गिनाई राज्य सरकार की उपलब्धियां, प्रदेश में और भी चल रही कई योजनाओं से कराया अवगत। नेता प्रतिपक्ष ऋषिपाल यादव का धामी सरकार पर निशाना। रुड़की में जहरीला पदार्थ खाने से पिता पुत्र की मौत, भगवानपुर थाना पुलिस जुटी जांच में। 2 सप्ताह पहले हार्ट अटैक से घर की महिला मुखिया का हो गया था देहांत। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मैदान में चली शीतलहर। आगामी 24 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट। और 3 दिवसीय ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। 19 राज्यों की टीमों ने लिया था भाग। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से खबर सामने आ रही है। आज होगी धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सचिवालय में शाम 5 बजे ये बैठक शुरू होगी। बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। संभावित तौर पर आबकारी नीति पर सरकार लगा सकती है मोहर। सरकार ने आबकारी से 4000 करोड़ के राजस्व का रखा है लक्ष्य। ग्रामीण विकास, कृषि और बागवानी से संबंधित प्रस्ताव पर भी लग सकती है मोहर। धामी मंत्रिमंडल की अहम कैबिनेट बैठक आज। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। सचिवालय में शाम 5 बजे शुरू होगी ये बैठक। बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, आज अहम बैठक होने जा रही है मंत्रिमंडल की। क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पे चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार की आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक शाम 5 बजे राज्य सचिवालय में होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में ये कैबिनेट की बैठक होगी। और सबसे बड़ी बात है इस कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि मार्च का अंतिम सप्ताह आने वाला है और ऐसे में यानी आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि नया वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है। इसको लेकर नई आबकारी नीति को लेकर सरकार पिछली कैबिनेट की बैठक में भी उसको लाने पर प्रस्ताव कर रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कुछ आंतरिक संशोधन कराते हुए उस प्रस्ताव को आगे के लिए पोस्टपोन किया था। तो आज की कैबिनेट की बैठक जब राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी, तो सबसे पहला कैबिनेट की बैठक में आप नई आबकारी नीति का मुद्दा आएगा। नई आबकारी नीति को आज मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है और उसके बाद ही उत्तराखंड में जो तमाम आबकारी विभाग के अंतर्गत आने वाली जो मदिरा की दुकानें हैं उनका अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। इस पूरे नीति के तहत अगर बात करें तो पूरे प्रदेश से सरकारी और गैर सरकारी जो ठेके दिए जाते हैं उससे 4000 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अलावा कृषि नीति, उद्यान, औद्यानिकी, बागवानी, बाल एवं महिला बाल विकास विभाग की तरफ से अलग अलग प्रस्ताव राज्य कैबिनेट की बैठक के सम्मुख आने वाले हैं और उन पर भी प्रस्ताव पर मोहर लगने वाली है। तो तकरीबन 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आज राज्य कैबिनेट की बैठक में आने की पूरी उम्मीद है। जी श्रीनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को अपने तय कार्यक्रम के अनुसार अपनी विधानसभा चंपावत के टकनपुर नगर पहुंचे। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। इसके बाद मुख्यमंत्री टकनपुर के श्री बांके बिहारी खाटू श्याम मंदिर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम खाटू श्याम बाबा के मंदिर में माथा टेक कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने टकनपुर से राजस्थान के श्री खाटू श्याम मंदिर यात्रा के लिए बस सेवा का पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ करवाकर शुभारंभ किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री टकनपुर में आयोजित हो रहे आजीविका सरस मेला स्थल पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित करके मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्थानीय समाज सेवियों और पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया।
टकनपुर में आयोजित किए जा रहे आजीविका सरस मेले में देश के 11 विभिन्न राज्यों के आए स्वयं सहायता समूह द्वारा लगभग 200 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें सभी राज्य के स्थानीय और सांस्कृतिक उत्पादों को रखा गया है। सरस मेले का आयोजन 19 मार्च से 28 मार्च तक किया जाएगा। यूपी और बिहार में सेवा दे रहे उत्तराखंड के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा सचिव को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आदेश का अनुपालन न करने वाले शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि संबंधित शिक्षकों के साथ ही उनके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बता दें कि उत्तराखंड के कई शिक्षक पिछले 14 साल से अधिक समय से विभिन्न राज्यों में तैनात है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रतिनियुक्ति पर राज्य से बाहर जाने वालों ने कार्मिक विभाग के शासनादेश का उल्लंघन किया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारी संवाददाता यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, खबर सामने आ रही है कि यूपी बिहार में शिक्षा देने वाले उत्तराखंड के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। अधिक जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रतिनियुक्ति के नाम पर जो लगातार शिक्षक एक जगह पर स्थायी रूप से रहते थे, वहीं पर सबसे पहले जानकारी दी जाए तो प्रतिनियुक्ति अधिकतम 5 साल के लिए होती है। इसके बाद संबंधित जगह पर वापस आ जाना पड़ता है। लेकिन उत्तराखंड के कई शिक्षक पिछले 14 साल या फिर इससे अधिक समय से विभिन्न राज्यों में प्रतिनियुक्ति के नाम पर तैनात है। यानी कि उत्तराखंड के कई शिक्षक प्रतिनियुक्ति के नाम पर अलग अलग राज्यों में तैनात है। वहीं यदि बात की जाए तो राज्यों में से झारखंड, बिहार में सबसे ज्यादा उत्तराखंड के शिक्षक तैनात हैं। और यदि इसको जानकारी इसमें आई है कि राज्य में शिक्षकों की, उत्तराखंड राज्य में शिक्षकों की कमी के बावजूद वर्षों से उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में तैनात शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को इसके निर्देश दे दिए हैं। और वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि संबंधित शिक्षकों के साथ ही उनके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही होगी और जरूरत पड़ने पर इस तरह के शिक्षकों की सेवाएं भी समाप्त की जा सकती है। तो ये शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का एक बहुत बड़ा फैसला है, जो लगातार उत्तराखंड में शिक्षकों की जो कमी हो रही है, शिक्षक जो प्रतिनियुक्ति के नाम पर बिहार, झारखंड, दिल्ली जैसे राज्यों में रह रहे हैं, वहां पर शिक्षा दे रहे हैं और खुद अपने स्टेट से, अपने राज्य से वो अलग रह करके काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही की जाने की बात कही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो प्रतिनियुक्ति होती है यह 5 सालों तक होती है, लेकिन करीब 14-15 साल से लगातार उत्तराखंड के शिक्षक प्रतिनियुक्ति के नाम पर अलग अलग राज्यों में रह करके वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत है। यह रूल के बिल्कुल अगेंस्ट है। वहीं यदि कार्मिक विभाग के शासनादेश के मुताबिक बात की जाए तो प्रतिनियुक्ति अधिकतम 5 साल के लिए होती है। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को अपने मूल जगह पर वापस आ जाना पड़ता है। लेकिन उत्तराखंड के कई शिक्षक पिछले 14 साल या कहा जाए इससे भी अधिक समय से प्रतिनियुक्ति के नाम पर अलग अलग जगह तैनात हैं। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान भी यह मामला सामने आया। बहुत जोर शोर से विधानसभा सत्र के दौरान यह मामला उठाया गया था, जिस पर विभागीय मंत्री ने इस तरह के सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का जो कहना हुआ वो मैं जानकारी दे रहा हूँ कि उनका यह कहना हुआ कि प्रतिनियुक्ति के नाम पर जितने भी लोग राज्य से बाहर हैं, उनकी ओर से कार्मिक विभाग के शासनादेश का उल्लंघन किया गया है। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और संबंधित शिक्षक के साथ ही 5 साल से अधिक समय तक जिसने इन्हें तैनाती की अनुमति दे रखी है, उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है कि प्रतिनियुक्ति के नाम पर जो शिक्षक लगातार उत्तराखंड से बाहर रह रहे थे, अपना शिक्षा दे रहे थे, वहीं उनके खिलाफ तो सख्त कार्यवाही की ही जाएगी। यदि वो वापस आते हैं तो ठीक है, अन्यथा उनकी नौकरी
चली जाएगी। और वहीं जो लगातार 5 साल प्रतिनियुक्ति के नाम पर 5 साल से अधिक समय तक एक जगह पर रहने की अनुमति दे रखे हैं, जो अधिकारी जिन अधिकारियों ने दिया है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मंत्री जी ने कहा कि प्रतिनियुक्ति अध्ययन के लिए जाने वाले, राज्य का नाम रोशन करने के लिए जाने वाले या फिर अन्य कई मामलों की जानकारी दी जाती है, लेकिन 5 साल से ज्यादा समय नहीं दिया जाता है। यानी कि अदर स्टेट में आप जा करके आप ये तैयारी कर सकते हैं, आप शिक्षा दे सकते, लेकिन 5 साल से अधिक का समय किसी भी तरीके से नहीं है। वहीं विधानसभा में यह प्रकरण सामने आया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राज्य में विभिन्न सरकारी स्कूलों के शिक्षक राज्य से बाहर विभिन्न प्रदेशों में प्रतिनियुक्त है, और सबसे बड़ी बात है इनमें जीआईसी डांडा पौड़ी में प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शंकर मिश्र ने सबसे पहले यह अभियान चलाया था, शिक्षा अभियान इलाहाबाद में जो कागज थे, उन्होंने इसकी जानकारी सबसे पहले दी थी। उसके बाद से लगातार इस पर कार्यवाही हो रही है और मंत्री इस पर आदेश दे चुके हैं। जी यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। लक्सर के खानपुर के ब्राह्मण वाला उर्फ टाडा जलालपुर गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को सार्वजनिक जमीन पर लगाने को लेकर गांव में तनाव के हालात बन गए हैं। हालात बिगड़ते देख मामले की सूचना प्रशासन को दी गई। वहीं सूचना पर पुलिस बल के साथ गांव के लोग पहुंचे। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल और सीओ मनोज ठाकुर ने लोगों के कड़े विरोध को झेलते हुए बड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत करवाया और सार्वजनिक भूमि से मूर्ति को हटवाया। जलालपुर उर्फ बामनवाला में एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को सार्वजनिक जमीन पर लगाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में भी इसका प्रचार प्रसार किया था। उसको लेकर के यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग और दूसरा जो यहाँ पर सवर्ण वर्ग था, उनके बीच में आपसी थोड़ा विवाद सा उत्पन्न हो गया था, जिसको लेकर के यहाँ पर पूरे पुलिस फोर्स के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और गाँव वालों से आपसी सहमति बना करके सार्वजनिक स्थान से मूर्ति को हटा दिया गया है और मूर्ति को जो गाँव के लोग हैं उन्हीं की, जिनके द्वारा लगाया गया था, उन्हीं की सुपुर्दगी में दिया गया है। रुड़की पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने 2023-24 के बजट की उपलब्धियों से प्रेस के माध्यम से अवगत करवाया। वहीं उन्होंने प्रदेश में और भी चल रही कई योजनाओं से अवगत करवाते हुए कहा कि भाजपा ही ऐसी एक सरकार है जो सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलती है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में पेश किया गया बजट किसानों के साथ साथ आमजन के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। जो 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया है, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है इस बजट का, और साथ ही साथ जिस तरह से धामी जी के नेतृत्व में ये बजट प्रस्तुत किया गया, इस बजट में पूरे प्रदेश के सभी वर्गों का और सभी क्षेत्रों का विशेष करके ध्यान रखा गया, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और साथ साथ युवाओं को के रोजगार को लेकर ये बजट में को फोकस किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस वार्ता कर बजट सत्र को लेकर सरकार पर जुबानी हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, ममता राकेश, अनुपम रावत सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। यशपाल आर्य ने कहा कि कार्य मंत्रा
समिति में 5 दिन का बजट सत्र तय हुआ था, लेकिन समय से पहले ही सत्र को समाप्त कर दिया जाता है। सत्र के दौरान नियमों की अनदेखी की गई। सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश में ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर सके। पूर्व बजट में सरकार द्वारा जो धनराशि विभाग को दी गई, उसका केवल 40% ही खर्च हो पाया, जो कि अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को विकास कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। आज प्रदेश में नौकरशाही पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। राज्य में आय के संसाधन कैसे जुटाए जाए, इसको कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है। सरकार का जिससे कि जो हमारे प्रदेश के महत्वपूर्ण विषय हैं, जन मुद्दे हैं, जो जनता से सीधे जुड़े हुए सवाल हैं, उसको हम सदन में अपने हमारे माननीय सदस्यगण हम मिलकर उठा सकें। लेकिन सरकार बचना चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि वो सवाल, वो मुद्दे जो आज के लिए बहुत ही ज्वलंत हैं, गंभीर हैं, बहुत संवेदनशील हैं, कि सत्ता पक्ष के खिलाफ हम अपनी आवाज को मुखर करें। सरकार ने विधानसभा अध्यक्षा को जो बजट सत्र की अवधि के परिप्रेक्ष्य में अपना पत्र भेजा था, उसमें 18 तारीख तक बजट सत्र चलने की बात कही गई थी। लेकिन सत्र जो अगर मैं कहूं मात्र 3 दिन चला करके सरकार ने इतिश्री करने का काम किया। जिस घटना का उल्लेख अभी आदरणीय यशपाल आर्य जी ने किया, जो हमारा निलंबन था, आदेश चौहान जी की जो प्रस्ताव था विशेषाधिकार हनन का, उस पर पीठ से जब विनिश्चय आ रहा था, उस विनिश्चय में कुछ त्रुटियां थी। देहरादून के एकमात्र शुगर मिल डोईवाला का देर शाम को उत्तराखंड शुगर फेडरेशन के संबंध प्रबंधक निदेशक उदय राज सिंह ने निरीक्षण किया और इस बार चीनी की रिकवरी शानदार आने पर मिल के ईडी और कार्मिकों की सराहना की गई। उत्तराखंड शुगर फेडरेशन के प्रबंधक निदेशक रविवार को देर शाम 8 बजे डोईवाला शुगर मिल में पहुंचे और मिल परिसर, ऑफिस, बॉयलर, स्टीम बॉयलर सहित मशीनों का जायजा लिया और चीनी उत्पाद का रिकॉर्ड भी चेक किया। इस बार पेराई सत्र में किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई, जबकि मिल का संचालन भी बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है, जिसका कारण किसानों के साफ सुथरा गन्ना मिल को सप्लाई किया, जिसका नतीजा चीनी का उत्पादन बढ़ा और शानदार रिकवरी आई है। आज जो शुगर मिल का मेरा निरीक्षण और भ्रमण था, मुझे सबसे पहले तो ये देखना था कि मैं जब चीनी मिल शुरुआत में तैयार हो गई तब मैंने भ्रमण किया था और कई चीज़ों का, नई चीज़ों का करने के लिए मैंने निर्देश दिया था और मॉनिटरिंग तो मैं बराबर करता रहता हूँ जीएम साहब से या जो चीफ केमिस्ट हैं यहाँ या चीफ इंजीनियर। बट आज चूँकि मुझे समय मिला तो मैंने कहा कि एक बार चल के मैं औचक रूप से भी देख लूँ कि मिल की पोजीशन क्या है, गन्ना किसानों की स्थिति क्या है, गन्ना कितना आ रहा है, क्रशिंग की पोजीशन क्या है, रिकवरी की पोजीशन क्या है, हमारे प्लांट का यूटिलाइजेशन जो है उसकी स्थिति क्या है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर अभी मैंने आते हुए मैंने भ्रमण करके और अपने अधिकारियों से वार्ता करके हर चीज़ों की। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरठेटी से दुखद घटना सामने आई है, जहां नाबालिग पुत्र और उसके पिता ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने पिता पुत्र को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना भगवानपुर पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बताया जा रहा है कि ग्रामीण की पत्नी की 2 सप्ताह पहले हार्ट अटैक आने से देहांत हो गया था, जिससे ग्रामीण मानसिक तनाव में चल रहा था। वहीं आत्महत्या को किसी से जोड़कर देखा जा रहा है।
टेंशन में अभी इनकी वाइफ पहले 1.5-2 महीना पहले गुजर गई थी और अब इसकी टेंशन में अपना आप भी कर लिया, बच्चे को भी किया। मजदूरी है अपनी। क्या है भाई ये नहीं कह सकते हम घर पे ये सराड़ी सर खड़ी के रहने वाले हैं। बाप बेटा है, एक बच्चा है जो शिवम जिसकी उम्र 14 साल है और एक बाप है जिनका नाम है जोगिंदर, उनकी उम्र लगभग 40 साल है। उन्होंने कल कोई जहरीला पदार्थ खाया है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। उत्तरकाशी में खड़ी चढ़ाई, ऊपर आसमान में गुनगुनी धूप के साथ बरसते बादल के बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। ये दृश्य देखने को मिला उत्तरकाशी जनपद की सबसे पौराणिक यात्रा पंचकोसी यात्रा में, जहां पर यात्री जैसे ही यात्रा के मुख्य पड़ाव वरुणावत शिखर के टॉप पर स्थित ज्ञानजा गांव के ज्ञानेश्वर महादेव और ज्वाला माता के मंदिर में पहुंचे तो वहां पर श्रद्धालु गढ़वाली भजनों पर झूमते हुए नजर आए। तो यात्रा के दौरान ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत और भाजपा नेता जगमोहन रावत ने भी श्रद्धालु और ग्रामीणों के साथ रासो तांदी पर जमकर झूमे। बता दें कि चैत्र माह की त्रयोदशी को पंचकोसी यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी रविवार को पंचकोसी यात्रा का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस यात्रा में वर्षों से चली आ रही अनूठी अतिथि देवो भव की परंपरा देखने को मिली। यात्रा पड़ाव के सभी गांवों के ग्रामीण निस्वार्थ भाव से यात्रियों के जलपान सहित सेवा करते नजर आए। जो आप इतने सादार और बेचारे लोगों की जो हमारे सरदार उनकी सेवा में लगे हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और ये भी मैं पहले भी मैं पर्यटन मंत्री से मिली, फिर भी मैं बात करूँगी कि जो ये हमारे पंचकोसी वारुणी यात्रा है, ये हमारी यात्रा है, जो ये हमारी पौराणिक प्रसिद्ध यात्रा है, ये हमारी राष्ट्रीय घोषित होनी चाहिए। ये जो पंचकोसी वारुणी यात्रा है, ये इसका जो उल्लेख है वो स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है और कहा जाता है कि इसको वारुणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वर्णावत पर्वत है उसके तलहटी में बाबा काशी विश्वनाथ बसे हुए हैं और ये वर्णावत पर्वत है। ये कहा जाता है कि शिव की जो सभा थी वो यहाँ पर आयोजित होती थी और यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता एकत्रित होते थे, इसलिए जो भी इस यात्रा को करता है इस यात्रा से उन्हें 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती है। और हमारे लिए जो है इस बार मैंने प्रमुख जी से भी कहा कि हमको भी जो है इस यात्रा में जाना चाहिए। वास्तविक जो यात्रा है ये पर्यटन की दृष्टि से भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पहले भी हमने जो है पर्यटन मंत्री जी से निवेदन किया था कि ये उत्तरकाशी जनपद की यात्रा जो है वरुणा घाटी की यात्रा है, ये यात्रा जनपद स्तर में नहीं बल्कि उत्तराखंड स्तर में ये घोषित हो, इसके लिए जो अलग से पैकेज दिया जाए। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एक और जहां पहाड़ी इलाकों में बारिश तो मैदान में ठंडी हवाएं चलने से ठंड बढ़ गई है। वहीं सोमवार को भी प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटे के दौरान देहरादून के साथ ही उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। देहरादून में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बीस तारीख में जो है फिर से आप देखें कि ज्यादातर जगहों में या अनेक जगहों तक में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हल्की से मध्यम वो रहेगी। 21 तारीख में भी थोड़ी कम हो जाएगी एक्टिविटी, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि जो है कुछ जगहों में जो है हल्की मध्यम जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो रहने वाली है। तो साथ ही आप देखेंगे जो बर्फबारी है वो भी हमारे जो 3000 या 3500 मीटर के आसपास के एरियाज हैं तो उनमें बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। और जो बाकी क्षेत्र हैं तो उनमें जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें कहीं लाइटनिंग है या फिर हेल है, ओलावृष्टि है, वो अभी ये 2-3 दिन जो है इनके दौरान जो है कहीं कहीं पर वो भी देखने को मिलेगी।
उत्तराखंड के रुड़की में नेहरू स्टेडियम में चल रही 3 दिवसीय ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन समारोह नगर निगम सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विजेताओं को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। बता दें कि रुड़की के नेहरू स्टेडियम में चल रहे 3 दिवसीय ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का रविवार को समापन हो गया है, जिसमें 19 राज्यों की टीमों ने भाग लिया था। वहीं आज समापन के अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह में नगर निगम सभागार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पहुंची और खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वहीं उन्होंने कहा कि जो खेल ओलंपिक से बाहर है उन्हें भी सरकार प्रोत्साहन करेगी। देखिए, मुझे लगता है कि सत्र का जवाब ऐसे तो सत्र में चला गया है, पर मैं ये कह सकती हूँ कि 1500 रुपये एक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को खेल प्रोत्साहन राशि के रूप में से प्राप्त हो रहा है। यदि ये प्राप्त हो रही राशि एक गरीब बच्चे को, ग्रामीण में रहने वाला, न्याय पंचायत में रहने वाले बच्चे को मिलते हुए यदि कोई दुखी होता है, तो मुझे लगता है कि मैं इस प्रकार की खेल कल्याणकारी योजना आगे भी जारी रखूंगी। कोई दुखी होता हो तो हो। उत्तराखंड प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। राज्य के खिलाड़ियों को अब सीधे मिलेगी नौकरी। कार्मिक विभाग ने दी हरी झंडी, वित्त विभाग को भेजा गया है प्रस्ताव। जल्द ही जारी हो सकता है शासनादेश। 2000 से लेकर 5400 ग्रेड पे तक की नौकरी का प्रस्ताव। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभागी खिलाड़ियों को मिलेगी 2000 ग्रेड पे की नौकरी। ओलंपिक और इस स्तर की अन्य प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने पर 5400 ग्रेड पे की सरकारी नौकरी का प्रावधान। खिलाड़ियों के पलायन रोकने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।